अगर हमने उनके दिल की गहराइयों से मदद की है तो वो भी हमारी जो उन्होंने, और हालांकि उन्होंने बुलंद इकबाल बैठा था उस जलसे में, उसमें कहा था उन्होंने कि अगला उम्मीदवार बुलंद इकबाल रहेगा, तो उनको अपने वादे का पासदारी करना चाहिए और जो भी उम्मीदवार हो बुलंद इकबाल नहीं तो उसकी बहन सही, उसकी मदद करनी चाहिए शान की। तो आपको अफसोस है? अफसोस तो जरूर है कि हमने जो उनसे वादा भी लिया और उसके बावजूद उन्होंने जिम्मेदारी वादा खिलाफी की। मैंने उनको बुलाकर मुफ्ती साहब से कहा था कि देखिए पिछले 5 साल आपने जो किया उसमें तो कोई हमारा लेना देना नहीं था, लेकिन इस बार हम आपकी मदद कर रहे हैं तो हम ये उम्मीद के साथ करेंगे कि शहर के लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए। और नुमाइंदगी आज के एमएलए में उसका हल्का सा शायबा भी दिखाई नहीं दिया। एक एमएलए की जिम्मेदारी सड़क, गटर, नल इतनी नहीं होती। एक एमएलए की जिम्मेदारी होती है कि शहर में होने वाली हर नाइंसाफी, हर जुल्म ज्यादती के खिलाफ वो बोले, अमल करे। असम्भव है उस सवाल को। अब तक न्यूज चैनल। जब से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, इन आँख में कभी मील का पत्थर नहीं देखा। मालेगांव शहर ही नहीं महाराष्ट्र भर में जनता दल सेकुलर के बड़े बड़े नेता जब बीजेपी के साथ अलायंस हुआ तो सेकुलर होने की वजह से इन सभी लोगों ने जो सेकुलर विचारधाराओं के साथ काम कर रहे थे पार्टियों में, इन्होंने बगावत का ऐलान किया कि बीजेपी के साथ हम अलायंस को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसी के साथ एक नई राजनीति महाराष्ट्र में शुरू हुई और उसका असर ये हुआ कि एक बहुत बड़ा तबका जो देवीगौड़ा के साथ हुआ करता था महाराष्ट्र से, वो एक बड़ा हिस्सा अब समाजवादी के पल्ले में जा चुका है, जिससे महाराष्ट्र में समाजवादी एक मजबूत पार्टी होती हुई दिखाई दे रही है। जैसे कि हम बात करें अगर मालेगांव शहर की, कि जो मालेगांव शहर में जनता दल 35 सालों से अपनी हुकूमत संभाले हुए थी, जहां पर निहाल साहब का एक दौर गुजरा। निहाल अहमद की एक पहचान, एक शनाख्त ये थी कि देश भर के चोटी के लीडर उन्हें जानते थे, पहचानते थे और उनकी राजनीति की सराहना भी करते थे। निहाल अहमद साहब की जो वाइफ है वो आज हमारे साथ है, उनकी बीवी हमारे साथ है, साजिदा निहाल अहमद। इनसे हम बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, सवाल करेंगे कि समाजवादी में जाने के बाद इनका स्टैंड क्या होने वाला है और महाराष्ट्र की राजनीति में, क्योंकि ये निहाल अहमद साहब के साथ बरसा बरस रहे हैं, इनकी सलाहियतों की सराहना की जाती है, इनकी राजनीति की सराहना की जाती है। बात करेंगे मोहतरमा साजिदा निहाल अहमद साहिबा से। मैडम, जैसे आप समाजवादी में आपने बड़ा निर्णय लिया जाने का, काफी कठिन फैसला था, मुश्किल समय था, क्योंकि अदर्स पार्टी की अगर बात की जाए और आपकी बात की जाए तो ये पहला मुकाम था आपकी जिंदगी में कि पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में जाना, ये काफी मुश्किल हुआ। तो कैसे इससे निपटारा किया आपने? असल में देवेगौड़ा साहब और उनके बेटे काफी महीनों से, मैं समझती हूँ कर्नाटक का इलेक्शन की वोटिंग से बहुत पहले कुमार स्वामी साहब की जो बातचीत थी वो ये बात बता रही थी कि वो दोनों दरवाजे खुले, इस तरह की वो बात करते थे। दोनों दरवाजे खुले मतलब बनाते हुए इक़्तिदार में आने के लिए कर्नाटक में अगर उनको बीजेपी की जरूरत पड़ी तो वो उसके लिए भी तैयार है, कांग्रेस की को जरूरत पड़ी तो उसके भी लिए वो तैयार है। इसको लेके हमारे यहाँ बड़ी बेचैनी थी। खुसूसी तौर पर मैं प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की हूँ, मेरे शौहर भी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के थे। मैं शादी के पहले से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की हूँ और राष्ट्र सेवा दल की कैडर हूँ, इसलिए हमारे जो उसूल है बड़े सख्त हुआ करते हैं और हम लोग कभी पार्टियां नहीं छोड़ते और अपना उसूल नहीं छोड़ते। कि आखिरी लम्हे तक मैंने देवेगौड़ा के पॉजिटिव जवाब का इंतजार किया। हमारे यहाँ एडवोकेट रेवन भोसले हैं, मैंने उनको भेजा दिल्ली, उन्होंने देवेगौड़ा से बातचीत की सामने आमने और उन्होंने कहा कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, जिसको जहां जाना है जाए। ये अभी आप पार्टी में चले गए, मुस्तकीम भाई और शान इनकी तरफ से ये बात आ रही थी कि एक बड़े आंदोलन के साथ, एक बड़े इनकलाब के साथ इस शहर में समाजवादी की राजनीति की जमीन जो है वो हरी मतलब की जाएंगी, तो क्या इशारा है?
रिजर्वेशन जैसी बात जो चल रही है अभी, मैंने कोरोना के जमाने में बॉम्बे में धरना दिया 5% रिजर्वेशन के लिए। उसके बाद कोरोना के बाद एक बार फिर धरना दिया रिजर्वेशन के लिए कि मुसलमानों को 5, जो कोर्ट का फैसला भी है, मगर कोई लीडर, हालांकि राष्ट्रवादी और कांग्रेस दोनों उद्धव सरकार में शामिल थे, मैंने कितने ही खत लिखे होंगे शरद पवार को, नवाब मलिक को और दीगर लीडरान को भी और मुख्यमंत्री को भी कि 5% रिजर्वेशन का फैसला कीजिए मुसलमानों के। मगर मैं समझती हूँ कि तहरीक का इंतजार है और मुसलमानों को भी तहरीक में हिस्सा लेना था कि रिजर्वेशन के मामले में मिले। मालेगांव से समाजवादी का जो एक आंदोलन का इशारा है, क्या वो मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर ही है? 7 तारीख को मेरी बातचीत प्रवेश करने से पहले समाजवादी में अबू आसिम आदमी साहब से हुई थी और उन्होंने भी रिजर्वेशन की बात कही थी उसमें, और उसके अलावा 8 तारीख को भी उन्होंने रिजर्वेशन की बात कही। मालेगांव की बात ऐसा है कि मालेगांव हमेशा तहरीकी शहर रहा है और मैं देख रही हूं कि बुलंद इकबाल के इंतकाल के बाद से शान-ए-हिंद और मुस्तकिम डिग्निटी मिलकर काम करते हैं दोनों, और दोनों हर तहरीक में हर नाइंसाफी के खिलाफ, पुलिस की जुल्म और ज्यादती के खिलाफ लड़ते हैं। इसलिए आंदोलन करना वो अपना पैदाइशी हक समझते हैं और वो करेंगे। असेंबली के लिए भी मतलब तैयारियां जोरों पर है और इसी बात को लेकर इतनी देर भी शायद मतलब हुई शहर में चर्चा है कि समाजवादी में जाना और बातचीत तय करना असेंबली की सीट को लेकर था, तो इस पर क्या मतलब इजारा था? बहुत सारी बातें थी जो हम लोगों ने अबू आसिम साहब से की है, जो हमारे ख्वाहिशात थी, जो जरूरत है इस शहर की, उसके ताल्लुक से उनसे बातचीत हुई और उनकी तरफ से अच्छा पॉजिटिव जवाब मिला है और आगे आगे जो भी होगा वो पॉजिटिव जवाब जो है उसका अमल या उसकी पैरवी हो सकती है। उन्होंने बहुत सारी बातें 7 तारीख को भी मुझसे हुई। शान, मुस्तकीम और मैं और हमारे 2 साथी उनके घर पे उनसे मिले थे। उन्होंने बड़े मोहब्बत और खुलूस से उनके घर हमको खाना खिलाया, उनकी बीवी वगैरह से भी मिलवाया और एक अच्छी मेहमान नवाजी की मिसाल कायम की और हमारे साथ अपनापन का सलूक किया। उमन लीडरान को अपने घर बुला के इस तरह का खातिर तवाज़े नहीं की, मगर उन्होंने निहाल साहब के साथ उनका जो सलूक और उनकी जो बातचीत निहाल साहब को लेकर करते रहे, वो इससे जाहिर हुआ कि निहाल साहब से बहुत मुतासिर है और उनका जहादीदा लीडर मानते हैं। एक आखिरी सवाल, जिसे पिछले असेंबली के टाइम में आपका परिवार, आपकी पूरी पार्टी मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी को एमएलए बनाने के लिए आखिरी हद तक शेख आसिफ और शेख रशीद फैमिली के साथ, उनकी पार्टी के साथ लड़ा और लड़कर आपने मुफ्ती साहब को एमएलए मतलब बनवाया। अब उन्हीं के सामने आपको चुनाव लड़ने के लिए मतलब जाने की तैयारी है असेंबली में, और उनकी तरफ से जिस प्रकार से 366 करोड़ यानी कि 1 डे के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा के काम की बातचीत, शहर में तरक्की, विकास, नुमाइंदगी, सिविल हॉस्पिटल, मुसलमानों की नुमाइंदगी, 100 बेड का हॉस्पिटल, ऐसे अलग अलग कामों को लेकर जो सोशल मीडिया पर मतलब मामला चल रहा है, कैसे निपटारा करेंगे आप, कैसे देखते हैं इसको? एक एमएलए की जिम्मेदारी सड़क, गटर, नल इतनी नहीं होती। एक एमएलए की जिम्मेदारी होती है कि शहर में होने वाली हर नाइंसाफी, हर जुल्म ज्यादती के खिलाफ वो बोले, अमल करे, असेंबली में उस सवाल को लाए। जैसा मैंने निहाल अहमद साहब को देखा कि जो भी मामला होता था वो असेंबली में उठाते थे और उस पर पूरी ताकत से बोलते, सिर्फ मालेगांव का नहीं, पूरे महाराष्ट्र के बारे में वो बोला करते थे। इस तरह की नुमाइंदगी का फुकदान इस शहर में कदम कदम पर लम्हा लम्हा महसूस होता है और वो नुमाइंदगी आज के एमएलए में उसका हल्का सा शायबा भी दिखाई नहीं दिया। और जो कामकाज करना चाहिए, जिस ढंग से कुछ बोल देना और सोशल मीडिया पर छा जाना और तारीफ बटोरने के लिए कुछ भी बोलते रहना, ये कोई अहमियत की बात नहीं है। बीच में नारा दिया था कि शहर को बचाना है, कमिश्नर को भगाना है, फिर बाद में एकदम से खामोश हो गए। अब वो तो वही जाने कि वो क्या करते हैं, लेकिन हम लोगों ने जो उनकी मदद की थी और सारा माहौल जनता दल के लोगों ने बनाया था उस वक्त, उसमें सबसे अहम काम जो बुलंद की मैं एक तकरीर अभी कुछ दिन पहले सुन रही थी कि हम जगह जगह पंचायत करेंगे और बदनवानी का जिस तरह उसने हर जलसे में, हाँ, हर जलसे में जो उसने बांटा था
सुबोध और कहा था कि मुझ पर केस करो अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मटका भी एक निशानी थी उसकी। लेकिन पंचायत करेंगे उसके जलसे की तकरीर का कुछ हिस्सा मैं भी कुछ दिन पहले किसी ने मुझे भेजा था, मैं वो सुन रही थी, तो उसी के एक इफेक्ट था कि मुस्तकीम ने नोमानी पुल को लेकर जो पंचायत की उसका बहुत जबरदस्त असर शहर के लोगों पर भी था और पुलिस पर दबदबे का भी था। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो आपने जो 5 साल पहले जिस चुनाव में पूरी जद्दोजहद के साथ काम किया था, क्या उसका अफसोस कहीं आपको मतलब होता है क्या कि हमने जो किया था आज उसका हमको पछतावा है? मैंने जब मेरे बेटे का इंतकाल हुए चंद ही दिन हुए थे, उस वक्त मैंने उनको बुलाकर मुफ्ती साहब से कहा था कि देखिए पिछले 5 साल आपने जो किया उसमें तो कोई हमारा लेना देना नहीं था, लेकिन इस बार हम आपकी मदद कर रहे हैं तो हम ये उम्मीद के साथ करेंगे कि शहर के लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए और पीछे जो आपने 5 साल कामकाज नहीं किया, कामकाज होना चाहिए, हर कदम पर लोगों को राहत मिलनी चाहिए और लोगों को लगना चाहिए कि निहाल अहमद फैमिली जिनके साथ है वो आदमी ईमानदारी, जिम्मेदारी और अपने ओहदे की पासदारी करता है। मगर हमको ये सब करने के बाद, सारी मेहनत करने के बाद महसूस नहीं हुआ कि शहर में कोई दबदबा पैदा किया गया या कोई ईमानदाराना खिदमत की गई। ये जो सोशल मीडिया पर फेक न्यूज की तरह कुछ भी बोल देना, कुछ भी करना, आज जो कामकाज हो रहे हैं वो मजबूत नहीं है, पायदार नहीं है। मशरिक और मगरिब का फर्क देखे तो बहुत बड़ा फर्क है। तलवाड़ा डैम के पानी का एग्रीमेंट जो हुआ और पानी जिस तरह से आज दाबाड़ी को दिया जा रहा है, इसके लिए बुलंद इकबाल से लेकर शान और मुस्तकीम दोनों लड़ रहे हैं। पार्टी के वर्कर्स उनके शाना बशाना खड़े हैं। हमने पानी परिषद भी ली, लेकिन उनकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं होता कि शहर की जो सबसे बड़ी जरूरतें हैं उस पर वो कुछ करें। तो आपको अफसोस है? अफसोस तो जरूर है कि हमने जो उनसे वादा भी लिया और उसके बावजूद उन्होंने जिम्मेदारी वादा खिलाफी की। उन्होंने ये जिंदगी में जो आखिरी बरसी फतेह मैदान में बुलंद ने तकरीर की थी अच्छा होकर आने के बाद, फरवरी महीने में साहब जो 29 फरवरी की है वो 1 या 2 मार्च को हुई थी। उस वक्त उसी स्टेज से ऐलान किया था कि अगला एमएलए के लिए बुलंद इकबाल उम्मीदवार रहेंगे। उनको अपने इस वादे को भी याद रखना चाहिए और हमारा साथ देना चाहिए। हमारे उम्मीदवार के साथ उनको खड़ा रहना चाहिए। अब जैसे हमने साथ दिया उनका, अब वक्त है कि वो भी हमारा साथ दें, हमारे उम्मीदवार के साथ खड़े रहे, हमारी मदद करें, क्योंकि उन्होंने तो स्टेज पे कहा ये बात। ये आपका सीधा उनको मतलब? हाँ बिल्कुल, मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर हमने उनके दिल की गहराइयों से मदद की है तो वो भी हमारी जो उन्होंने, और हालांकि उन्होंने बुलंद इकबाल बैठा था उस जलसे में, उसमें कहा था उन्होंने कि अगला उम्मीदवार बुलंद इकबाल रहेगा, तो उनको अपने वादे का पासदारी करना चाहिए और जो भी उम्मीदवार हो, बुलंद इकबाल नहीं तो उसकी बहन सही, उसकी मदद करनी चाहिए शान की। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ में साजिदा निहाल अहमद साहिबा, जिन्होंने पूरी जानकारी, पूरी बात बताई है कि जनता दल सेकुलर को छोड़कर समाजवादी पार्टी में जाने का जो सफर था वो कितना मुश्किल था। उसी के साथ साथ हमने चर्चा की शहरी सियासत पर भी, मौजूदा एमएलए के कामकाज पर भी, और पिछला जो जनता दल सेकुलर ने अपनी पूरी ताकत के साथ में इस शहर के नुमाइंदे को एमएलए बनाया था, उसकी जो जिम्मेदारियां, जो वादे थे, उस पर भी चर्चा की। आप विस्तार से ये पूरी खबर देखिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपने ओपिनियन बताइए कि आपको हमारा ये इंटरव्यू कैसा लगा और आपकी क्या राय है, इस पर भी आप हमें जरूर बताइए। आप देख रहे थे अब तक न्यूज में जाबिर शाह, कैमरामैन खैर असर के साथ फिर मुलाकात करूंगा किसी नए सवाल के साथ। जय हिंद।